मैं शुरू बात करूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए तो क्या लेके आए थे अपनी धारणा कि हमको हम लोग मिडिल परिवार के लोग हैं जी धारणा लेके नहीं आते, सपना लेके आते हैं। हाँ। किसी भी शहर में जाते हैं और बाबा हमारे वहाँ के सक्रिय बिजनेसमैन भी रहे जी और बंश बहादुर सिंह नाम था उनका और उनको प्यार से लोग रावण सिंह बोलते थे। हाँ और तो उनका व्यवसाय भी था और वो मीसा एक्ट में 1975 में जेल भी गए। बड़ा हम रील उन देखते हैं सर आपकी मतलब अपने ब्लॉक में अपनी विधानसभा में बड़ा भौकाल टाइट चल रहा है, एकदम लाओ लश्कर काफिला एकदम चल रहा है दबा के। कहाँ से आ रहा है ये सब मामला? मुझे घटना बता रहे थे कि क्लाइमेक्स कोचिंग वाले कुछ उसमें आप कुछ लीड रोल किए थे, वो वाली घटना क्या थी पूरा मामला? घटना आपको बड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, लेकिन हम उससे बोले थे कि अगर हम लोग काम बच गया जिंदा तो तुमको जो है फिर इस तरीके से गुंडे ही नहीं करने। तब से वो अभी अस्थिर है, अब इस तरीके से नहीं करता। कोई गरीब आदमी जाता है, कोई गरीब बच्चा जाता है तो उसका सुनता जरूर है, उसको पता है कि क्या उसके साथ दिक्कत हो सकती है। चुनाव बंद हो गया। हाँ। कैसा लगा था? तैयारी पूरी थी, चुनाव बैन हो गया। चुनाव तुमको लड़ना था 18 में जी, लेकिन असल में संयोग ये रहा कि जिस हॉस्टल से जिस छात्रावास से हम थे आलैंड हाल से 80% प्रत्याशी लगभग हर साल उसी हॉस्टल से। हाँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीतिक परिधि की जो हम बात करते हैं, उसकी कोई चर्चा करते हैं तो एक हमको बहुत बड़ी परिधि दिखाई देती है। यहाँ का राजनीतिक भविष्य या फिर हम भूतकाल की बात करें या भविष्य या वर्तमान की जब बात करते हैं तो हमको एक अच्छा खासा हमेशा से परिदृश्य दिखता रहता है। उसी परिदृश्य से निकलता हुआ और उसी परिधि से निकलता हुआ एक लड़का, एक छात्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा, हॉलैंड हॉल के छात्र निवासी भी रहे हैं, नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, काफ़ी तैयारी राजनीति में भी है, व्यवसाय से भी जुड़े हैं, इनका अच्छा खासा जो है बैकग्राउंड भी रहा है। हम बात करने के लिए आए हैं और आपको तमाम जानकारी देने आए हैं और तमाम आपको दिशा दिखाने आए हैं। दिशा कैसी होगी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं दुर्गेश प्रताप सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब यहाँ छात्र रहे 2015 में, जैसा कि मैंने देखा 2015 में आप 15 के यहाँ छात्र रहे, उसके बाद आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, तमाम चीज़ें वहाँ से चली और फिर आप अभी जैसा मुझे पता चला है, हम लोग जानते हैं कि आप जहांगीरगंज जो अम्बेडकर नगर का एक ब्लॉक है जहांगीरगंज, आप वहाँ से भी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब मैं शुरू बात करूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए तो क्या लेके आए थे अपनी धारणा कि हमको छात्र राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है या फिर कुछ और करना है? हम लोग मिडिल परिवार के लोग हैं जी, धारणा लेके नहीं आते, सपना लेके आते हैं। हाँ। किसी भी शहर में जाते हैं बिल्कुल और जब पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं तो हम लोग सपना लेके जाते हैं बिल्कुल। और वो सपना कंफर्म नहीं होता है कि क्या होगा, बस ये है कि बहुत सारे सपना होता है कि ये बनना है, ये करना है, वो करना है, पर ये था कि अच्छा करना है, बड़ा करना है। जी, ये हम लोग लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए थे एडमिशन के। आप 2015 में सर आए जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। सर आप जब यहाँ आए ग्रेजुएशन में आए सर, आप इंटरमीडिएट करने के बाद, तो अभी आप राजनीति में सक्रिय हैं सर। राजनीति आप हम लोग देख रहे हैं अच्छी खासी चीज़ें चल रही हैं, जनता का तमाम सहयोग भी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा राजनीति से था क्या? राजनीतिक बैकग्राउंड था, हम लोगों का परिवार का बड़ा बैकग्राउंड रहा और बाबा हमारे थे तो उस जमाने में पालापुर विधानसभा नहीं थी, टांडा विधानसभा थी अम्बेडकर नगर में। जी। तब जिला अम्बेडकर नगर नहीं था, अयोध्या लगता था हम लोग। इधर आजमगढ़ लगता था, उधर अयोध्या लगता था। जी। और बाबा हमारे वहाँ के सक्रिय बिजनेसमैन भी रहे जी। और बंश बहादुर सिंह नाम था उनका और उनको प्यार से लोग रावण सिंह बोलते थे। हाँ। और तो उनका व्यवसाय भी था और वो मीसा एक्ट में 1975 में जेल भी गए। अच्छा। उस समय जनसंघ से जुड़े रहे बाबा हमारे जी। और मजबूत आदमी थे। उसके बाद फिर जब विधानसभा का दूसरी विधानसभा गठन हुआ, हम लोग की सुरक्षित सीट हुई। फिर ऐसे हम लोग को जन्म में नहीं तो उतनी जानकारी नहीं, पर ये जानते हैं कि उनका क्षेत्र में सक्रिय योगदान रहा। हमारे घर में 2500-30 साल तक प्रधानी रही। अच्छा। और उसके बाद बाबा की हमारी हत्या हो गई सन 2002 में। अच्छा। और तो इस तरीके का हम लोग परिवार रहा। और इसका मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, बाबा की हत्या इन द सेंस उस समय वो जन्म ही नहीं हुआ था। लोग तमाम तरीके की कहानियां बताते हैं। जी। कहने वाले कुछ लोग कहते हैं और बताने वाले कुछ लोग बताते हैं। राजनीतिक द्वेष भी रहा? नहीं, राजनीतिक द्वेष नहीं था उनका। जी। उनका कुछ बिजनेस का मामला था और कुछ जमीन का मामला था, क्योंकि राय सुल्तानपुर से जहाँ से हम लोग आते हैं जी, तो वहाँ की 80% जमीनें हम लोगों की थी। जी। और उस समय बड़ा सम्राट था, 1970-75 में वो 4 व्हीलर चलते थे, इंग्लिश पिस्टल, इंग्लिश राइफल बाबा हमारे रखते थे। अच्छा। हमारे क्षेत्र का थाना वही बनवाया, उसमें जमीन दी। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज जो बना वो बनवाए। तो जितने भी सरकारी काम थे वहाँ पे, जो जितना भी योगदान वो मतलब अपने से दे सकते थे जी, वो बिना किसी पद पे रहे वहाँ पे दिए। और बड़ा प्यार था जनता के बीच में। आप कभी भी जाइएगा उस क्षेत्र में, जब आप पता करेंगे तो आपको अभी हम लोगों का नाम नहीं, हमारे घर में किसी का नाम, लेकिन बाबा का नाम सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके का रहा। तो बैकग्राउंड तो आपका ठीक ठाक मतलब राजनीति से ही था।
आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ मतलब आपको क्या लगा कि राजनीति यहाँ से भी कुछ मिली, या फिर शिक्षा दीक्षा का क्या रहा, टीचरों का क्या कहता था कि मतलब राजनीति में झुकाव यहाँ से कैसा मिला आपको? झुकाव नहीं, हम लोग तो पढ़ने आए थे जी और पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये देखते रहते थे, अब जैसे तमाम सीनियर लोग जो छात्र नेता थे मुद्दों पे लड़ते थे, हाँ जैसे तमाम नाम हो गए, ऋचा दीदी थी उस समय, हाँ। और तमाम अध्यक्ष हुए, रोहित मिश्रा हुए, अवनीश यादव हुए, जी तो इन लोगों को देख के थोड़ा सा अंदर से ये लगता था कि नहीं चलो ये लोग कम से कम पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई कर रहे हैं तो हम लोग भी किया जा सकता है। तो अपने सीनियरों से सीखने को मिला और हम लोग पढ़ने में ठीक थे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करते थे, तो केवल राजनीति नहीं करते थे, मतलब पढ़ते भी थे। जब आप तैयारी कर रहे थे, अभी छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कर रहे थे 19 में, 18 में छात्र का चुनाव बंद हो गया था, हाँ। कैसा लगा था? तैयारी पूरी थी, चुनाव बैन हो गया। चुनाव तो हमको लड़ना था 18 में ही जी लेकिन असल में संयोग ये रहा कि जिस हॉस्टल से, जिस छात्रावास से हम थे हॉलैंड हाल से, 80% प्रत्याशी लगभग हर साल उसी हॉस्टल से होते हैं। हाँ, तो राजनीति का गढ़ हाँ। हॉलैंड ही बताया जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 80% प्रत्याशी थे। तो हमारे रूम में हमारे रूममेट थे अतेंद्र सिंह सर, हमसे एक स्टेप सीनियर थे, जी और वो चुनाव लड़ रहे थे यूपी से। उदय जो है वो लड़ रहे थे, हमारा बैचमेट थे। अच्छा, उदय हमारे बैचमेट है, हमारे साथ ला कर रहा था। उदय यादव जी। हाँ, हाँ। वो हमारे साथ ला कर रहा था। वो भी चुनाव लड़ रहा था, वो सपा से लड़ रहा था, और ये एवीपी से थे। और तो इस तरीके से हुआ कि समीकरण थोड़ा सा था कि नहीं आप जो चुनाव अगली बार लड़िएगा, लेकिन हमारा मन बहुत था लड़ने का, लेकिन तमाम भाई क्योंकि हम लोग तो घर से कुछ लेके आते नहीं है, सीनियरों का ही साथ होता है चुनाव लड़ने में। जी तो अगर सीनियर नहीं आपको लड़ा रहा है या ये बोल रहा है कि नहीं अगली बार उसकी भी बात रखनी है, जी, तो इस वजह से हम लोग ये था कि अगले साल की तैयारी में है, लेकिन दुर्भाग्य था छात्र संघ बैन हो गया। संबंध हो क्या लगता है छात्र संघ में छात्रों का जैसे अच्छा, मैं अभी पे आता हूँ, प्रेजेंट छात्र संघ पे आपको छात्र संघ में कमी किसकी दिखती? छात्रों के द्वारा भी कुछ कमी लग रही है, या प्रशासन की कमी लग रही है, या छात्र संघ बहाल हो तो क्यों हो, या छात्र संघ ना हो तो क्यों? क्या लगता है? जैसे इसमें दो चीजें हैं। जी अगर छात्र संघ न हो तो क्यों ना हो, इसका वैलिड रीजन किसी के पास नहीं। जी क्योंकि आप ये समझिए कि छात्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, और एक छात्र अगर चाहे या दो छात्र चाहे तो कोई भी बदलाव नहीं ला सकता है। जी हम कह रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि विश्वविद्यालय में करीब 100 टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 100% सभी लोग सही हैं। यदि 2-4 टीचर मनमानी कर रहे हैं और वो विश्वविद्यालय प्रशासन के दुलारे हैं, तो उनका विरोध कौन करेगा? क्या एक आध बच्चे कर सकते हैं? इसके लिए यूनिटी की जरूरत होती है। तो छात्र संघ अगर हर मुद्दे पे आप देखेंगे तो हर चीज के लिए जरूरी है। इस देश में तमाम मुद्दे हैं, अगर भारत में युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, उनके लिए नौकरियों की बात नहीं हो रही है, तो उसका विरोध कौन करेगा? यदि पढ़े लिखे लड़के विरोध नहीं करेंगे, और आप ये बताइए कि जब विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से अगर पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, तो आप किसकी उम्मीद करते हैं कि राजनीति में जाएगा और राजनीति बदल के रख देगा? सही बात। विश्वविद्यालय के ही तो छात्र जो पढ़े हैं वही तो आगे जाकर अपना विजन लेके जाएंगे देश को बढ़ाने के लिए। हाँ, तो इसलिए जरूरी है राजनीति। नहीं तो वही है कि उनके बाप नेता थे तो उनके फलाने नेता थे, तो उनके बाप नेता थे तो वही लोग बना दिया गया भैया हम भी चलते हैं। हाँ, और इसलिए जो सरकारें डरती भी हैं इन सब चीजों से कि कहीं ये लोग आगे न बढ़ जाएं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो जब युवा आगे बढ़ा तब क्रांति लेके आया। बिल्कुल। छात्र संघ तो विश्वविद्यालय में इस समय बैन ही है, और तमाम चीजें गतिविधियां भी रुकी हुई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सब कुछ अच्छा हो तो छात्र संघ बहाली सब लोग चाहते हैं, होना भी चाहिए। नहीं, अब तो बहाल हो भी जाएगा, हम चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। आप नहीं लड़ पाएंगे क्या? अपने जुनूनों के लिए शुभकामनाएं तो देते हैं। ये लड़े, और हम तो ये कहते हैं कि अच्छा विजन लेके लड़े जी। कुछ पूर्व में जो है कि 4 नेता रहे जो चुनाव न लड़े, कुछ उन लोगों के वजह से भी तमाम दिक्कतें आई समाज में, ऐसा नहीं है जी। दोनों हाथ से ताली बजती है जी, क्योंकि केवल भौकाल मेंटेन करने के लिए और दिखावा के लिए और पैसा वसूली के लिए छात्र संघ नहीं है। छात्र संघ छात्रों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, देश के लिए, देश की आवाज उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे गलत भी लोग हुए हैं और सही भी हैं, लेकिन इसको सबको दोष नहीं दिया जा सकता है। अभी आप कहें कि गलत मुद्दों पे आवाज उठाने के लिए। हाँ। एक प्रकरण अभी मैं बात कर रहा था, हॉलैंड हॉल के तभी तमाम लोग हमारे साथ के, हमारे टीम, तो एक मुझे घटना बता रहे थे, शायद मैं नहीं था विश्वविद्यालय में, मुझे घटना बता रहे थे कि क्लाइमेक्स कोचिंग वाले कुछ उसमें आप कुछ लीड रोल किए थे, वो वाली घटना क्या थी? पूरा मामला घटना आपको बड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि छात्रों को, छात्र नेताओं को ही पूरे विश्वविद्यालय में या पूरे प्रदेश में गलत समझा जाता है। हाँ, बहुत कुछ बताया गया कि गुंडे हैं, आते हैं, उन्हीं को गलत समझा जाता है और कोचिंग वालों को नहीं गलत समझा जाता है। आप ये बताइए कि यदि विश्वविद्यालय में कोई लड़का एडमिशन कराया और गरीब घर का, यदि किसी कोचिंग की फीस 5,000 है या 6,000 है और उसके पास नहीं पैसा है, 3,000 4,000 है, अच्छा हम लोग भी इतने अच्छे परिवार से, इतने अमीर परिवार से तो है नहीं, अपने पास दे देंगे या चोरी करके नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग एक कोचिंग में जाके रिक्वेस्ट करते थे, सर कि कम से कम हमारी बात सुनिए या इनकी बात सुनिए, ये फीस देने में कैपेबल नहीं है,
आप इनका एडमिशन 6,000 के बजाय 4,000 में कर लीजिए, बाकी आप लोगों से कमा ही रहे हैं। तो ये हम लोग रिक्वेस्ट करने हमेशा हर कोचिंग में जाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि कोई छात्र नेता जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और अगर छात्र नेता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, किसी के लिए कौन जाएगा भाई? हमको उनका वोट लेना है। हाँ, अरे वो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे जूनियर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे ऊपर है। और यदि वो हमारे पास आए भैया हमारे पास 6,000 नहीं है या 10,000 नहीं है, फला कोचिंग वाला इतना पैसा मांग रहा है, तो हम यही बोलेंगे चलो हम चलते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हो सकता है भाई बात समझे या बात माने। तो मामला ये था, हम लोग गए, हम थे और छात्र संघ में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, संदीप वर्मा थे और नीरज प्रताप सिंह थे, 2-3 लोग हम लोग थे। हम लोग गए, अब वो किसी बात पे खुन्नस में था नेताओं से, छात्र नेताओं से। तो जाते ही उसका जो भाई था फारूक, वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। सुपर क्लाइमेक्स के जो हेड है मारूफ, उनके भाई फारूक, उनका भाई था फारूक, और मारूफ जो है पीछे क्लास में पढ़ा रहे थे, वो गाली गलौज शुरू कर दिए। तो अच्छा, हम लोग का कोई इंटेंशन था नहीं, तो हम उनसे बोले, हम क्या गाली गलौज देने की जरूरत नहीं है भाई, हम एडमिशन में आए हैं कराने के लिए, आप नहीं करेंगे तो हम इतनी आसानी से जाएंगे भी नहीं। हम उनसे ये बोले, हम भी अकड़ के बोले, हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, हमारा दायित्व है कि आप एडमिशन करिए, या तो हमको समय दीजिए, हम कहीं ना कहीं व्यवस्था करके हम लोग देंगे। तो उसके बाद उनके जो बाउंसर वो सब रखते हैं कोचिंग वाले, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो बाउंसर रखते हैं। तो उसका एक बाउंसर था, बाउंसर था घर का था, हमारे यहाँ पे बंदूक से मारा, बंदूक के बट से। तो उसके बाद वो मारूफ जो है क्लास चला रहे थे, तो मारूफ अपने क्लास से बोले कि विश्वविद्यालय के गुंडे आए छात्रों से। इलाहाबाद में पढ़ने जो आता है बच्चा गांव से, हाई स्कूल इंटर के बाद आता है, अब वो भाई कोई बच्चा अपने शिक्षक को भगवान नहीं समझता है। अब यदि शिक्षक इस तरीके से भाषण दे क्लास में कि विश्वविद्यालय के गुंडे आए हैं और आप लोग अगर आज इनको सबक नहीं सिखाएंगे तो ये लोग कोचिंग नहीं चलने देंगे। अब छात्र जो थे वो सब उतावले हो गए कि भाई हमारे टीचर के ऊपर इस तरीके से कौन आ गया करने के लिए, विश्वविद्यालय कौन। तो वहाँ पे हजारों छात्र जो है वो हम लोगों को मारने के लिए घेर लिए। अच्छा, उनको चढ़ाने के बाद, हाँ, मारूफ पे चढ़ाने के बाद हम लोग को घेर लिए। और हम फिर वहीं से बोले, हम क्या, अगर हमारी जान आज बच गई तो फिर हम तुमको जो है इस तरीके से गुंडई कभी दोबारा करने नहीं देंगे, किसी के साथ नहीं करने देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर हमला किए, चोटें भी आई, और हम लोग फिर जब विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को पता लगा तो हजारों छात्रों का हुजूम, हजारों, मतलब आप ये समझिए कि उसकी कोचिंग से लेके ताराचंद तक लड़के थे। अच्छा, ताराचंद हॉस्टल से लेके जीएन झा, एएन झा, जितने हॉस्टल के लड़के, हजारों हजार लड़के कोचिंग घेर लिए। और उसके बाद वो कोचिंग छोड़ के भाग गया। भागने के बाद क्योंकि हम लोग गंभीर चोटें आ गई थी, और जब कोचिंग छोड़ के भाग गया, फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन किए उसके खिलाफ यहाँ छात्र संघ पे जी। तो और फिर आंदोलन लीगल हम लोग आंदोलन किए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, ला के छात्र थे, तो कलम से लड़ना जानते थे। भाई बंदूक चलाने हम लोग विश्वविद्यालय में आए नहीं थे, कलम से लड़ना जानते थे, तो हम लोग कलम से लड़ाई लड़े। सीएमओ को लेटर लिखे, उस समय जो वो कोविड में अनियमितता बरत रहा था, सबको एक साथ बैठा के पढ़ा रहा था। अच्छा। उसकी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। डीआईएस को हम लोग लेटर दिए तो डीआईएस देखे कि इसकी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा। तो उसके ऊपर डीआईएस जो है कि चार्ज लगाए, जुर्माना लगाए, फिर इनकम टैक्स जुर्माना लगाए, जीएसटी वाले जुर्माना लगाए, उसके बाद फिर जो है कि स्वास्थ्य विभाग उसके ऊपर जुर्माना लगाया। उसकी एक कोचिंग वहाँ चलती थी, लक्ष्मी पे चलती थी। अच्छा। वो कोचिंग उसकी सील हुई। उसके बाद उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा। बिल्कुल लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, क्योंकि हमारी हालत में हम लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। लेकिन हम उससे बोले थे कि अगर हम लोग बच गया जिंदा तो तुमको जो है फिर इस तरीके से गुंडे ही नहीं करने देंगे। तब से वो अभी अस्थिर है, अब इस तरीके से नहीं करता। कोई गरीब आदमी जाता है, कोई गरीब बच्चा जाता है तो उसका सुनता जरूर है, क्योंकि उसको पता है कि क्या उसके साथ दिक्कत हो सकती है। तो ये छात्रों का साथ था, लोगों के साथ था। मतलब उसको लोग गलत तरीके से पेश किए। हम क्या, अगर हमको रंगदारी मांगना रहेगा, गुंडाई करना रहेगा, तो अपने हमारे यही बड़ा आरोप लगता है कि मतलब आप जाके पता कर लीजिएगा जी। कम से कम पुश्तैनी जमीन हम लोग 250 से 300 करोड़ की जी। हम वहाँ 2000 की रंगदारी मांगने नहीं जाएंगे उस जमाने में जी। हमारे माँ बाप इस तरीके से नहीं सिखाए थे जी, है ना। यह वाला आरोप मतलब बार बार विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगता है, छात्र नेताओं पर, कि तमाम कोचिंग में जाते हैं फिरौती मांगने, रंगदारी मांगने या इस टाइप। हम देखिए दो चीज बताएं आपसे कि सभी लोग सही नहीं है और सभी लोग गलत नहीं हो सकते। कुछ लोगों ने छवि धूमिल करने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, है ना। हाँ। लेकिन उसके साथ जो रियल में लड़ने वाले लोग थे, जो छात्रों की आवाज उठाते थे, वो भी कहीं न कहीं बदनाम हो गए। और इतिहास में पहली बार है किसी कोचिंग वाले के ऊपर एफआईआर लिखी गई थी। अच्छा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, हाँ। जब ये कांड हुआ उसके कोचिंग के ऊपर इस तरीके से जुर्माना लगना शुरू हुआ तो उस समय 250 कोचिंगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इलाहाबाद में। मतलब 250 कोचिंग फर्जी चल रही थी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। 250 को हम लोग उस समय डीएम साहब थे, गोस्वामी साहब थे, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, हमको बुलाया गया कि अब जो भी तुम लोग किए, लेकिन ये कि 250 रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
मतलब पॉजिटिव रिस्पांस तो आया, मतलब 250 जो इलीगल चल रहा था मामला 250 लोग रजिस्टर्ड कराए अपनी लीगल हो कोचिंग। गया। ये तो फिर तो भाई अच्छी बात है। ठीक, मतलब वहाँ मामला फिर क्या हुआ, कोचिंग मतलब उसका एडमिशन हुआ लड़के का, कोचिंग तो बंद हो गई थी ना ना फिर वो लड़का गया कोचिंग, उसके महीनों बंद रही। अच्छा। हाँ, महीनों बंद रही और फिर वो अपना लग के अब किसी तरीके से अपना कराया हो रहा है। हाँ हाँ, फिर उसके क्योंकि बाद भाई हम लोग ये उद्देश्य है, भाई मारूफ टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पढ़ाने से बच्चों की जिंदगी बदलेगी, कोई नौकरी पाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि उनकी कोचिंग बंद हो या वो कोई मतलब इस तरीके से पढ़ाना छोड़ दें। क्योंकि अच्छे टीचर अगर हैं, चाहे बुरे भी टीचर हैं, अगर उनके पढ़ाने से बच्चों का जीवन बदलता है तो ये अच्छी बात है, बदलना चाहिए। हाँ। हमारी कोई इंटेंशनल या मतलब पर्सनल दुश्मनी या पुरानी दुश्मनी उनसे नहीं थी। जी। आप जब मैं विश्वविद्यालय की कुछ और बात करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय में जब आप लोग थे, उस समय के विश्वविद्यालय के माहौल और जो अभी का माहौल, अभी भी आप जाते होंगे, मिलते होंगे, हॉलैंड हॉल के आप अंतर्वासी भी रहे हैं, तो कुछ क्या अंतर आपको दिखता है कि विश्वविद्यालय कुछ बदला है, किस दिशा में बदला है, पॉजिटिव में या निगेटिव में कुछ बदला हो? हम तो अपने जीवन में आज तक कोई निगेटिव चीज सोचे ही नहीं। जी मुझे लगता है कि बदलाव प्रकृति का नियम। बिल्कुल। और हमारे सीनियर जो लोग थे अभी आज मिले, या 10 साल पहले जो लोग मिले या 10 साल बाद जो लोग मिलेंगे, उनकी बातें अलग अलग रहेंगी, रहने का तरीका अलग रहेगा, पढ़ाई का तरीका अलग रहेगा, लेकिन इंटेंशन सबका एक रहता है कि पढ़ना है, शैक्षिक विकास करना, देश का विकास करना है। तो अंतर आता रहता है और थोड़ी बहुत चीजें जो लगती हैं, कुछ चीजें खराब भी लगती हैं, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे आजकल पढ़ाई का तरीका बदल गया है। पहले हम लोग रहते थे तो केवल पढ़ाई से कॉपी किताब से मतलब था। अभी जो छात्र हैं लैपटॉप और मोबाइल, ये सब तमाम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और पहले के लोग रहते थे तो लड़के लड़कियां कहीं बैठते नहीं थे, कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो बड़ा ही मामला था। अब देखते हैं कि नहीं, मतलब छात्र छात्राएं एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये सब बदलाव रहता है, कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। बिल्कुल। सर आप जब यहाँ से अब तो अपने गृह की मतलब गृह क्षेत्र जो है आप वापसी कर लिए हैं और आप एक छात्र महाशक्ति कंस्ट्रक्शन जी उसके आप फाउंडर भी हैं, मतलब उसमें काम चल रहा, व्यवसाय की तरफ आप निकल चुके हैं और राजनीति की तरफ भी। तो हम जैसे कुछ छात्र जब आते हैं तो कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आता है या फिर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास में भी कुछ लड़के जब आते हैं, उनका एक रुझान रहता है, हमको पढ़ना है, हमको सरकारी नौकरी करना है या ढंग की प्राइवेट नौकरी कर लेना है। अभी आप अपनी फर्म चला रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, उसके अंतर्गत लगभग जहाँ तक मुझे सूचना मिली है 500-700 लोग मतलब कार्यरत हैं। हाँ, 400-500 लोग। तो उन छात्रों को आप क्या कहेंगे कि जो सिर्फ नौकरी पे डिपेंड हो? नौकरी करना कोई गलत बात नहीं, मैं पहले इसको कह देता हूँ, गलत बात नहीं, लेकिन उनको क्या कहेंगे इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं? जैसे भारत जो अपना देश है वो बहुत संभावनाओं का देश है। जी, बहुत संभावनाओं का देश, इसमें जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जी। तो अब जैसे जो गरीब परिवार का बच्चा जो इलाहाबाद पढ़ने आया और उसके घर में तमाम दिक्कतें हैं, मतलब पिताजी गेहूं बेच के खेत में काम करके मजदूरी करके अगर पढ़ा रहे हैं, तो 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ा वो और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, सीटें कम रहती हैं, सिलेक्शन यदि नहीं हो रहा है, तो हमारी राय है कि आप कम से कम उस माँ बाप के बोझ को कम करिए, कहीं 2 पैसा की नौकरी करिए और उसके बाद उसमें से समय निकाल के आप पढ़ाई करिए। जी। एक पिक्चर आई थी 12th फेल, अब देखिए आटा चक्की चला रहे थे। हाँ। ये सुनो, और लोग बताते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम इसलिए नहीं पढ़ पाए या हम केवल पढ़ते रह गए 12-14 साल तक। जो बच्चा 20 साल तक पढ़ रहा है, अगर उसके बाप मजदूरी कर रहे हैं तो उसके घर की स्थिति क्या होगी बताइए? उसकी बहन की शादी नहीं होगी, पता लगे माँ बीमार है तो दवाई भी ना मर जाएगी। बिल्कुल। तो हम नए युवकों को यही कहना चाहते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके परिवार की स्थिति सही नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम ये नहीं कहें आप कोशिश छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप थोड़ा बहुत काम धाम पे ध्यान दीजिए, कुछ अपना आर्थिक स्थिति सही करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो पिताजी मजदूरी करके तुमको पैसा भेजना, वो कम से कम माता के अपने घर में लगाएं, घर को सही करें, अपने लिए दवाई खरीदें, है ना, खाने पीने की चीजें लेके आए, तुम अपनी व्यवस्था करो, पढ़ाई लिखाई अपने साथ करो और काम धाम में भी ध्यान दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राइवेट नौकरी करिए, आप सरकारी की कोशिश करते रहिए, लेकिन कम से कम अपने बल पर। व्यवसाय की तरफ झुकाव कैसे होना चाहिए? व्यवसाय की तरफ झुकाव बड़ा दुखदायी है। झुकाव तक देखिए, हम लोग जैसे मध्यम परिवार से रहे तो ये पीड़ा तो रहती थी कि हमारे घर में सरकारी नौकरी कोई नहीं किया, कोई नहीं किया इन द सेंस जैसे हमारे बाबा बाबा को समय था तो मतलब कभी किसी को आवश्यकता लगी ना, इसलिए नहीं किए। तो पिताजी हमारे जो है कि बहुत सख्त रहते थे इस मामले में कि कम से कम नौकरी करना, क्योंकि उनको पता था कि यदि नौकरी करेंगे तो इनका जीवन सेटल रहेगा। और हम जब इलाहाबाद में आए, इस तरीके से छात्रों को देखे, सबको देखे, तो हमको लगा कि यार अगर ये नौकरी नहीं पा रहे हैं और इनके घर की स्थिति है तो इनके लिए कुछ ना कुछ विकल्प होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे जाने के लिए तमाम उनको एक्सपीरियंस चाहिए, तमाम सोर्स चाहिए। हम खुलेआम जो है कि
हम सोचे कि हम इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि यदि कोई बच्चा चाहे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंपनी तो हजारों करोड़ की हम लोग कंपनी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर सर्वाइव करने के लिए कोई बच्चा चाहे तो 15-20 हजार की नौकरी जो है दे सके। तो पहला मोटिवेशन तो काम करने का यही था। और अब आपसे शुरू में ही बताया कि जब हम लोग इलाहाबाद आए या कहीं भी बाहर जाएंगे तो ये था कि सपना था, क्या करना ये नहीं पता था, लेकिन ये था कि बड़ा करना है। बड़ा करना है तो बिजनेस में हाथ झुकाओगे। नौकरी भी शायद आप कुछ छोड़, एक आध दो नौकरी भी शायद आप नौकरी हमारा, हम जब इलाहाबाद आए थे 2015 तो हम 15 में आए थे, तो हम स्टेनो सीखते थे। हमारा यूपी SSC स्टेनो में हुआ था हाई कोर्ट में। हाँ। और फिर उसके बाद हम उसको नहीं किया। हालांकि हम लोग एग्जाम इसलिए देते थे क्योंकि घर वाले जो है पिताजी रिजल्ट देखते थे, उनको लगता था कि हाँ तैयारी कर रहा, रिजल्ट आ रहा है। नहीं वहाँ तो पैसा आना बंद हो जाता है। महीने का खर्चा वर्चा बंद हो जाता है, पैसा आना बंद हो जाता, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई स्टोनी में हो गया था, छोड़े उसके बाद? हाँ छोड़ दिए थे, स्टेनो हो गया था। स्टेनो में हुआ था और हमारा यूपीपी में हुआ था। अच्छा, यूपी पुलिस उसमें हुआ था। अच्छा, उसको नहीं ज्वाइन किया? दौड़ भी हमारी निकल गई थी, रिटर्न भी निकला था और मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया था, लेकिन हम नहीं किए। व्यवसाय करना है। नौकरी खराब चीज नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी चीज है जी। लेकिन अगर आप लगता है कि आप केपेबल हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने साथ साथ अगर 2-4 लोगों की भी जिंदगी सुधार सकते हैं तो मुझे लगता है सुधारना चाहिए। बिल्कुल। हमारी वजह से अगर 2 लोगों के घर चले तो इससे पुण्य की बात कोई नहीं हो सकती। आज हमारे कंपनी में लगभग 400-500 लोग काम करते हैं, तो 500 परिवार तो एक तरीके से काम मतलब खुशहाल है, उनकी चल रही है, जीविका चल रही है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं। अच्छा, हमको मैं जानना चाहूंगा, मतलब आप विश्वविद्यालय रहे, विश्वविद्यालय में तमाम संघर्ष रहे, तमाम पढ़ाई थी, सब चीजें रही, जब आप अपने क्षेत्र में गए और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ब्लॉक प्रमुख की तरफ जाना चाहिए, या कुछ चुनाव में या राजनीति में इंटरेस्ट ऐसा होना, मतलब ऐसा क्यों लगा? कुछ ऐसी वहाँ कमियां दिखी या कुछ क्या दिखा आपको? कमियां यार क्या रहती है, कोई भी आदमी रहता है राजनीति में तो उसके ऊपर आरोप लगाना अच्छा नहीं है कि अच्छा किया बुरा किया। पर ये था कि अब जब विश्वविद्यालय छात्र हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक कीड़ा तो रहता है यार, कहीं कहीं विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़े तो ये तो रहता है। ठीक है, अब आप चुनाव लड़ने के लिए अच्छी तैयारी करें, मान लीजिए आप चुनाव में गए और आप चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा खाता कर लें, उसके बाद आप क्या सोचेंगे अपने क्षेत्र के? क्षेत्र के बारे में सोचने का मतलब है कि देखो, बहुत अमूलचूल परिवर्तन कोई भी ब्लॉक प्रमुख या कोई विधायक बहुत नहीं कर सकता है जी। नहीं ये कहे कि हम दुबई बना दे क्षेत्र को या अमेरिका बना दे, सब नहीं बना सकता है। हाँ कुछ चीजें हैं जो पूरे के लोग नहीं किए, जो कर सकते थे जी, वो जरूर किया जाएगा। क्योंकि कोई भी क्षेत्र है, अगर वहाँ की जनता आपको चुन के भेजती है तो आपको रिप्रेजेंट करती है। हमारे यहाँ के विधायक उनको बोलने की तमीज नहीं, विधानसभा बोलना क्या है। कौन सा विधानसभा पड़ता है? आलापुर विधानसभा। तो कम से कम हम लोग तो रहेंगे तो पूरे, हाँ हम लोग रहेंगे पूरे प्रदेश में, कम से कम चर्चा तो रहेगी, कम से कम अपनी बात तो जाके रखेंगे जी। अम्बेडकर नगर में आलापुर की कोई बात आज तक हम कभी सुने ही नहीं विधानसभा में जी, कि किसी चीज पे चर्चा की हो किसी ने जी, है ना। तो हम तो आपसे बताएं इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि हम लोग जब पैदा हुए तो हमारे राज सुल्तानपुर की सड़क 7 फीट की थी। हाँ। और जब हम ग्रेजुएशन के लिए तब तक 7 फीट की सड़क थी। हाँ। 25 साल तक वही सड़क थी। हाँ, अब तो डबल हो गई है। डबल क्या, थोड़ी चौड़ी हो गई, 11-12 फीट की हो गई। हाँ। तो जब आदमी बोलने वाला रहता है, इस तरीके से रहता है तो क्षेत्र का विकास होता है। तो कम से कम जिसको जनता भेजी वो रिप्रेजेंट करने वाला ठीक दमदार होना चाहिए, कम से कम बातचीत करने वाला होना चाहिए। सही बात है, वो तो है ही। मान लीजिए आप जहीरगंज विधानसभा, आलापुर विधानसभा पड़ती है, जहीरगंज ब्लॉक पड़ता है, अम्बेडकर नगर जिला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ तो आप जनरल कास्ट चाहते हैं? हाँ, ब्लॉक प्रमुख की वहाँ की, ठीक है। जो विधानसभा की सीट है सुरक्षित है। हाँ, वो सुरक्षित। हाँ, त्रिभुवन दत्त वहाँ के सपा से विधायक जो पहले बसपा में हुआ करते थे। अरे कई पार्टी में उनको यही सबका यही काम है कि जहाँ बढ़िया मामला रहे, जहाँ लगे कि सरकार बन सकती है वहाँ जाएंगे। ये मामला रहता है। आपका किसी पार्टी रुझान लग रहा है? हमारा रुझान के मतलब है कि जो देश का विकास करे, जो पार्टी जी, और बहुत जात पात की बात न करे, धर्म की बात न करे, तो हम लोग छात्र रहे हैं तो उसके साथ जाना हम लोग ज्यादा पसंद किए। जो भारत का विकास एक्चुअल के इस समय भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, पूरे देश में किस तरीके का अमूलचूल परिवर्तन हुआ जी, किस तरीके के काम हो रहे हैं जी। तो देश का विकास होना चाहिए जी, भले व्यक्तिगत विकास हो ना हो किसी का, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, पर यह है कि देश का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। तो जो उसका विकास करे उसके साथ रहा जाएगा। बिल्कुल, हम लोग तो युवा अच्छा नेता रहे हैं विश्वविद्यालय के, तो हम लोग थोड़ी ना इस तरीके से किसी का साथ दे सकते हैं कि जो गलत हो, जो सही रहेगा उसके साथ सही रहेगा, उसका साथ दिया जाएगा। मतलब अभी कहीं अभी किसी पार्टी से आप जुड़े हैं? अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी से आगे भविष्य देखा जा रहा है। ठीक है, चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई और बात जो लगती हो कि छात्रों को बतानी चाहिए? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छात्र से आप एक, अभी आपकी एज भी अभी बहुत कम ही है,
तो मैं युवाओं पे फोकस करके बात करना चाहता हूँ। अब जो ऐसी बात बताइए जो विश्वविद्यालय में आगे एक्सपीरियंस किए हूँ, उन छात्रों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको कुछ चीजें बता दीजिए जो अभी पढ़ रहे हैं या मतलब आने वाले हैं विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में जो आने वाले हैं। जो पढ़ रहे हैं और जो आने वाले हैं, जी अब लगभग समझदार सभी लोग, बस हम एक चीज कहना चाहेंगे कि यदि आप गरीब परिवार से हम्म, तो आपके पास अवसर ज्यादा है, हम्म, आपका बहुत अवसर है, आसमान खुला, आप कहीं भी जा सकते हैं। हम्म, अमीर परिवार से हैं हम्म, तो आप बंधन में हैं। आप बहुत बड़ा सोच तो सकते हैं, शायद कर नहीं पाएंगे। गरीब परिवार का आदमी घर पे घास काटता रहता है, हाँ भैंस चराता है, भैंस को लेना डालता है, घर का काम करता है, खेती करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, सब कुछ करता है। उसके पास पोटेंशियल होती है, काम करने की क्षमता होती है। जो सोचे जो आदमी 10-10 घंटा 12-12 घंटा खेत में काम कर सकता है, वो जब पढ़ने बैठेगा कितना पढ़ेगा, बैठ के पढ़ना। तो गरीब आदमी, गरीब बच्चों के पास जो है कि अवसर ज्यादा होता है अमीरों की तुलना में। हाँ तो हम यही कह रहे हैं कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। हाँ। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस देश में अडानी बन सकते हैं, ये आप समझिए। जी अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप संघर्ष करें तो आप इस देश में अडानी बन सकते हैं। अडानी साहब को कोई भविष्य, मतलब कोई इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं रहा, उन्होंने अथक प्रयास किया और अथक मेहनत की। तो कभी भी हम यही कहेंगे कि किसी भी चीज के अभाव में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। जी निगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी हम ये कर सकते हैं और इससे अच्छा कर सकते हैं। हम लोग जब विश्वविद्यालय में आए, जब पढ़ाई किए, तो हम तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए, लॉ किए, तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग राजनीति भी करते थे। जी लेकिन जब छात्र राजनीति करने के बाद रूम पे जाते थे तो पढ़ते भी थे। हाँ हाँ यही चीज है, हम मतलब लोग पढ़ते भी थे। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बात, मतलब जब भी एक संदर्भ लाया जाता है तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सा माइंडसेट बनाया गया, थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत जटिल सा माइंडसेट बनाया गया है कि जो राजनीति करता है वो पढ़ता नहीं। यही लोग तो गलत सोचते हैं ना। हाँ। क्योंकि जो राजनीति करता है, हाँ। अगर वो पढ़ता नहीं तो राजनीति कर ही नहीं पाएगा। छात्र राजनीति, हाँ। अनपढ़ आदमी क्या कर पाएगा। इस देश के सदन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5 प्रधानमंत्री, न जाने कितने मुख्यमंत्रियों को भेजा, वो बिना पढ़े लिखे वहां पहुंचे। और जानते हैं यही वाली बात जो है, मैं तमाम प्रशासन के लोग से मिलता हूँ, प्रशासन मतलब विश्वविद्यालय के प्रशासन की बात मैं कर रहा हूँ, जिला प्रशासन या फिर जो है ऐसे प्रशासन, जब मैं बात करता हूँ वो लोग कहते हैं कि दिक्कत छात्र राजनीति में ये है कि छात्र में जो है पढ़े लिखे लोग नहीं है अब वर्तमान में। जैसे अभी थोड़ी सी जो है कि मेंटेलिटी लोगों की चेंज हुई है, क्योंकि हम फिर यही कहना चाहेंगे कि अगर पढ़ा लिखा छात्र राजनीति नहीं करेगा तो हम किससे उम्मीद करते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे कहाँ से। हाँ। आप बताइए, अगर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि नहीं, राजनीति में पढ़ा लिखा आदमी आएगा कहाँ से। और तो पढ़े लिखे लोग राजनीति में हैं और छात्र राजनीति जो करते हैं उनको बताना है नहीं, वो इंटर करने में ग्रेजुएशन करा, विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस निकाला है उसको आप बताना पढ़ा लिखा नहीं है। आप LLB का एंट्रेंस निकाल के दिखा दीजिए, PCS मेंस की तरह, PCS प्री की तरह इंटरव्यू वहाँ को होता है, एंट्रेंस होता है। तो ये तो लोगों की गलत है। अब पुलिस प्रशासन हो गई, विश्वविद्यालय, उनको आरोप लगाना, कुछ भी लगा देंगे। जी चलिए, तो पढ़े लिखे लोग बहुत बदलाव किए हैं। जी अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। जय हिंद ब्लॉक की आप भावी भविष्य ब्लॉक प्रमुख बनिए और जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि मैं भी उसी जिले से आता हूँ। अच्छा। और उसी के जस्ट बगल के ब्लॉक रामनगर ब्लॉक से पढ़ता हूँ। हालांकि मेरा ब्लॉक जहीर नहीं है लेकिन विधानसभा मेरा भी आलापुर है, इसलिए बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। अभी तमाम चीजें बची हुई हैं जो नहीं हुई हैं, कुछ चीजें हुई भी हैं जो नहीं हुई हैं, और वहाँ के छात्रों के लिए, अगर आप छात्र हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, छात्रों के लिए विशेष ध्यान आप लोगों का रहे। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।